आज का हमारा सेशन युगल दंपति और संबंध परामर्श के बारे में है। इस सेशन में हम ये चीजें सीखेंगे, यह समझना कि युगल परामर्श कब देना है और कब नहीं देना है, युगल और संबंध परामर्श की प्रक्रिया को समझना और परिवार में बच्चों को हिंसा से बचाने के बारे में जानना। तो आइए समझते हैं कि युगल परामर्श क्या है। युगल परामर्श उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो एक रिश्ते में होते हैं। यह रिश्ता वैवाहिक या फिर अवैवाहिक हो सकता है। इसको वैवाहिक परामर्श के रूप से भी जाना जाता है अगर जो युगल है वो वैवाहिक हो। तो अब बात करेंगे कि हम ये किसको प्रदान करते हैं। यह अविवाहित जोड़ों को, वैवाहिक युगल को, जो बिना विवाह के साथ में रहते हैं जिसको लिव इन भी कहा जाता है, बुजुर्ग जोड़ों को या फिर LGBTQI जोड़ों को दिया जा सकता है। तो अभी जानना बहुत जरूरी है कि कपल काउंसलिंग क्यों देना है। यह बेहतर समाधान द्वारा जोड़ों के बीच संबंध सुधारने के लिए होता है, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए अधिक प्रभावी तरीके जानने के लिए होता है और यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित अलगाव, जिसको सेपरेशन कहा जाता है, उसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। तो अब बात करते हैं कि कब देना है, कपल काउंसलिंग कब कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सिर्फ तभी करें जब महिला और उसके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। विस्तार में इसके बारे में बात करें और तभी शुरू करें जब महिला ने एक जॉइंट सेशन की इजाजत दे दी हो। तो महिला की सहमति सेशन शुरू करने से पहले बहुत जरूरी होती है। जब हिंसा किसी खास परिस्थिति में हो तो उस समय पर भी आप कपल काउंसलिंग दे सकते हैं। हो सकता है हिंसा घर के किसी काम को लेकर होती हो, पति के सिर्फ गुस्से को लेकर होती हो, जब पति गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर बच्चों के संदर्भ में होती हो, तो उस समय पर भी आप कपल काउंसलिंग दे सकते हैं। जब जोड़ा आपसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपना निश्चय व्यक्त कर सके तो आप उस समय पर कपल काउंसलिंग दे सकते हैं। जब जोड़े भविष्य में किसी भी प्रकार की हिंसा ना करने का आश्वासन दे सकें तब आप कपल काउंसलिंग दे सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कपल काउंसलिंग कब नहीं करना है। यदि जो परिवार की सोच पितृसत्तात्मक हो या फिर पेट्रियार्कल मुद्दे हो, वैसी मान्यताएं हो, तो उस वजह से हिंसा हो रही हो घर में, तब आप उस समय पर कपल काउंसलिंग नहीं देंगे। अगर महिला अपने पार्टनर से डर महसूस करती हो तब भी कपल काउंसलिंग देना सही नहीं है, तो उस समय पर हम कपल काउंसलिंग नहीं करेंगे। यदि जो महिला है वो जॉइंट सेशन के साथ सहज नहीं है और अपनी सहमति नहीं देती है तब हम कपल काउंसलिंग नहीं करेंगे। या फिर दोनों साझेदार, पति पत्नी या फिर दो पार्टनर्स, अगर जॉइंट सेशन में अपनी सहमति नहीं देते हैं तो भी कपल काउंसलिंग आगे नहीं किया जाएगा। या फिर जब हिंसा बहुत ज्यादा हो रही हो, भीषण हिंसा चल रही हो, तब भी कपल काउंसलिंग नहीं करना चाहिए। महिला या उसके साथी में बातों को समझ पाने की जो क्षमता है उसमें कमी हो, यह कमी उनकी बुद्धि की वजह से हो सकती है, या फिर एक व्यक्ति में या फिर दोनों व्यक्तियों में गंभीर मानसिक बीमारी के होने की वजह से जो समझ पाने में अगर कमी है तो भी हम कपल काउंसलिंग नहीं देंगे। अगर महिला ने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है तो जॉइंट सेशन कर या फिर कपल काउंसलिंग आगे हम नहीं करेंगे। या फिर जब आक्रामकता का जोखिम अधिक हो, माने कि सेशन में मुद्दों पर एक साथ चर्चा करने से हिंसा बढ़ सकती हो, तो उस समय पर भी कपल काउंसलिंग करना ठीक नहीं होगा। अगर जो पार्टनर है उसको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, पैरानॉइड पर्सनालिटी है, उस समय पर हम कपल काउंसलिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम रेफरल दे देंगे किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को, ताकि वो जांच करें और उनकी काउंसलिंग कर सके अगर जरूरत हो तो।
या फिर जो साथी के ड्रग्स या शराब का सेवन करने की समस्या की वजह से हिंसा होती हो, तो उस समय पर भी हम मादक द्रव्यों के सेवन के लिए जांच के लिए भेजेंगे और उसके अनुसार उपचार प्रदान करेंगे, पर वहां पर कपल काउंसलिंग नहीं करेंगे। तो आइए अभी बात करते हैं युगल के बीच में हिंसा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। जोड़ों के बीच हिंसा के प्रकार कुछ ऐसे हैं। शारीरिक हिंसा हो सकती है, भावनात्मक हिंसा, यौन हिंसा, व्यवहार को नियंत्रित करना या फिर जबरदस्ती करना। रिश्तों में पुरुष द्वारा महिला पर की जाने वाली हिंसा के कुछ मुख्य कारक ऐसे हैं। साथी पर शक करना, अपराधी को किसी मानसिक समस्या का होना, शराब या अन्य पदार्थों का सेवन करना या फिर पर्सनालिटी विकार का मौजूद होना। बचपन से हिंसा का एक्सपोजर होना या फिर पितृसत्तात्मक मान्यताओं का बचपन से ही देखना और उनको मानना। दहेज से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं या फिर हिंसा को मर्दाना व्यवहार मानना। इन कुछ कारणों की वजह से महिलाओं की तरफ पुरुषों के द्वारा हिंसा हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि कपल काउंसलिंग में क्या करें। हर सेशन से पहले सहमति लेना बहुत जरूरी है। ये सहमति महिला और उनके जो पार्टनर हैं दोनों से लेनी जरूरी है। बता दें कि इलाज का प्राथमिक लक्ष्य दंपति के बीच में हिंसा को खत्म करना है। हिंसा के लिए विशेष रिस्क फैक्टर्स की जांच करना बहुत जरूरी है। हिंसा के बुरे और नकारात्मक परिणामों के बारे में सेशन के दौरान चर्चा करना बहुत जरूरी है। चर्चा करें कि कम हिंसा होने पर भी हमेशा चोट लगने का खतरा होता है, तो कभी कभी हिंसा का होना उसको आम रूप से ना लें। क्रोध प्रबंधन, जिसको एंगर मैनेजमेंट तकनीकें कहा जाता है, उस पर ध्यान दें और बाद में समस्या समाधान के स्किल पर ध्यान दें। चर्चा करें कि हिंसा एक सीखा हुआ व्यवहार है और व्यक्ति की अपनी चॉइस है। दोनों पति पत्नी को अपने बीच हिंसा रोकने की जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। काउंसलर के साथ हिंसा ना करने का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। यह कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप से हो सकता है या फिर मौखिक भी हो सकता है। नियमित रूप से जांचते रहें कि कहीं दंपति के बीच हिंसा बढ़ तो नहीं गई है। हर सेशन के दौरान या फिर उसके बाद में इसके बारे में जांच करना बहुत जरूरी है। दोनों भागीदारों को आगे की हिंसा को रोकने के बारे में सोचने के लिए कहें। यह सेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहता है। परामर्शदाताओं को अपने साथियों या फिर सुपरवाइजर के साथ परामर्श के बारे में नियमित रूप से चर्चा करनी बहुत जरूरी है, लेकिन जब भी इस रूप से चर्चा की जाए तो गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। पहला सेशन महत्वपूर्ण जानकारी और रेफरल सेवाओं की सूची प्रदान करने के लिए होना चाहिए। दोनों भागीदारी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगले सेशन का अपॉइंटमेंट प्रदान करना जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम के बनाने और उसे मजबूत करने पर सेशन के दौरान ध्यान दें। योजना बनाएं। अभी हम बात करते हैं कि क्रोध प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, माने कि एंगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टॉप स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर STOP स्टॉप को हम विस्तार से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो S से उस पल के लिए रुके, कोई प्रतिक्रिया ना करे। जिस पल में आपको बहुत गुस्सा आया है उस समय कोई भी प्रतिक्रिया ना करें। T से उस परिस्थिति से अपने आप को थोड़ा अलग करें। तो मानिए अगर उस समय पर झगड़ा हो रहा है और आपको एकदम से बहुत गुस्सा आ गया है, तो उस समय पर
कोई भी कार्य ना करे, कोई भी प्रतिक्रिया ना करे और उस जगह, उस परिस्थिति को छोड़कर थोड़ा अलग हो जाए। ओ से अपने शरीर और विचारों का निरीक्षण करें और पी से ध्यान से आगे बढ़ें, सोच समझकर उसके बाद फैसला लेकर आगे की प्रतिक्रियाएं करें। अगली स्किल क्रोध प्रबंधन के लिए है ABC स्किल। यह स्किल आपको आपके गुस्से, कौन सी परिस्थिति में गुस्सा आता है उसको समझने में हल करेगी और उस गुस्से से किस रूप से परिणाम आप देख सकते हैं उसमें भी मदद करेगी। तो यहाँ पर आप अपने गुस्से के बारे में लिखें, दिनांक और समय का उल्लेख करें। यहाँ पर ए से आप लिखेंगे गुस्से से पहले की स्थिति, ऐसी स्थिति जिसके कारण आपको क्रोध आया। बी, आपका क्या व्यवहार था, गुस्से में आने पर आपने क्या किया। और सी, गुस्से का क्या परिणाम था। तो इससे आप इन चीजों के बारे में समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि समस्या को कैसे सुलझाते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है समस्या को आइडेंटिफाई करना, समझना कि क्या परेशानी है। अब दूसरे नंबर पे आप उसको हल करने के लिए कुछ विकल्प ढूंढेंगे। अब कुछ विकल्प ढूंढने के बाद आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प है, कौन सा बेस्ट विकल्प है जिससे आपकी समस्या हल होती है। तो जो भी आपने दूसरे नंबर पे विकल्प चुने थे उनमें से आप एक बेस्ट विकल्प निकालेंगे और अपनी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने के लिए आप उसको अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। अब लागू करने के बाद आप देखेंगे क्या वो हल आपके लिए काम किया या फिर नहीं किया। अगर वो काम किया तो आप उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस पे। अगर वो काम नहीं किया तो इसका मतलब आपको दोबारा से यही प्रतिक्रिया दोहरानी पड़ेगी और कोई दूसरा विकल्प जो आपने चुना है उसको इस्तेमाल करके देखना है क्या उससे आपकी समस्या का हल निकलता है या फिर नहीं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि संघर्ष का समाधान कैसे किया जाता है। तो इसको हम दो रूप से समझेंगे। यहाँ पर हम सकारात्मक तरीकों के बारे में बात करेंगे और नकारात्मक तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो जब कपल के बीच में परेशानी होती है तो वो अपनी इस संघर्ष के समाधान के लिए कुछ अलग अलग रूप के तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कुछ सकारात्मक तरीकों के बारे में जो आपको देखना है क्या कपल के बीच में है या फिर नहीं है, या फिर आपको ये तरीके उनको सिखाने हैं। पहला है, जब भी कभी संघर्ष की स्थिति आए तो तर्क करना जरूरी है। तो तर्क संगत तर्कों का उपयोग करें, विकल्पों की जांच करना और समस्या का समाधान खोजना। दूसरा, बात को मजबूती से रखना, अपने विचारों और इच्छाओं को साफ साफ और सम्मान पूर्वक व्यक्त करना, स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखना, सम्मान पूर्वक बात को फिर से मुद्दे पर ले आना, मुख्य बिंदुओं पर जोर देना। तो जिस कारण से संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, उस मुद्दे के ऊपर वापस लेकर आना। जो परेशानी है उसके बारे में बात करना, लेकिन सम्मान पूर्वक रूप से बात करना। तीसरा है पार्टनर का समर्थन। पार्टनर्स के विचारों को समझना बहुत जरूरी है संघर्ष के समाधान के लिए। सक्रिय रूप से सुनना और सवाल करना, पार्टनर के साथ स्पष्ट सहमति व्यक्त करना, समझौता करना या फिर रियायतें देना, मतलब कि हमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करना। यह कुछ सकारात्मक तरीके हैं। अभी बात करते हैं कि संघर्ष समाधान के लिए कपल्स कुछ नकारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और वो इस रूप से हो सकते हैं कि दबाव डालना, बल का प्रयोग करना, दोष देना, धमकी देना, कटाक्ष करना, बोलचाल की आक्रामकता हो सकती है। दूसरी बात करेंगे चालाकी का इस्तेमाल करना, झूठे तरीकों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करना, जैसे कि भ्रामक या गलत जानकारी प्रदान करना, साथी को दोषी महसूस कराने का प्रयास करना, ईमानदारी का दिखावा करना
या फिर विभिन्न तरह की मूड को दिखाना। और तीसरा हो सकता है उपेक्षा करना, जिसको कहते हैं अवॉइड करना। स्थिति से शारीरिक या और भावनात्मक रूप से खुद को हटा लेना या फिर अलग कर लेना हो सकता है। विषय को बदल देना, टालना, आंखें मिलाकर बात ना करना या फिर मजाक कर कर स्थिति को कम कर देना। कुछ नकारात्मक तरीके हो सकते हैं, तो करें तो इन चीजों का जांच कर लेना बहुत जरूरी रहेगा। अभी हम बात करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है। हिंसक परिवारों के बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का खतरा होता है। सुरक्षा योजना के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी रहेगा। हिंसक वातावरण से बच्चों को अलग करने या निकालने पर विचार करा जाना बहुत जरूरी है। जब सुरक्षा के अन्य सभी साधन ठीक तरह से परख लिए गए हों, बच्चे को बहुत अधिक खतरा होता हो, जब पीड़िता बच्चे की रक्षा करने में असमर्थ हो। यदि आप बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, तो चाइल्ड लाइन बाल कल्याण समिति से संपर्क करें। बच्चे को सिखाएं कि संकट के समय क्या करना है। बच्चे को उसके सुरक्षित स्थान की पहचान करने में मदद करें। धन्यवाद।